हेलो क्लास 12th वाले बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो के अंदर मैं कवर कराने वाला हूं मैट्रिक्स चैप्टर के पीवाईक्यू 2025 के अलग अलग सेट के जो भी हमारे क्वेश्चंस थे वो सारे इस वीडियो के अंदर क्या होने वाले, कवर होने वाले हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, मैं इस वीडियो के अंदर मैट्रिक्स को मैं बिल्कुल बेसिक से नहीं कराने वाला कि भाई को एनसीईआरटी के पहले क्वेश्चंस कवर कराओ फिर ये सारा नहीं। मैं आपको पहले वो बेसिक बताऊंगा जो बोर्ड के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पहले मैं उस टॉपिक का बेसिक बताऊंगा, फिर उसके रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो बताऊंगा, फिर अगेन बेसिक बताऊंगा, फिर उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मैं बताऊंगा। तो लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो, ठीक है। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। अब कौन कौन से क्वेश्चंस है जरा एक बार देखते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को सीखने के लिए पहले मैं आपका ना बेस रेडी करता हूं, ठीक है। बेस क्या होता है? बेस होता है भाई ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का, कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। पहला बेस ये रेडी करना है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता कैसे, क्या है, लिखते कैसे, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे एमसीक्यू एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेडी करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखो सबसे पहले मैंने एक मैट्रिक्स लिखी, ठीक है। इस मैट्रिक्स के अंदर ध्यान देना, ये मैंने मैट्रिक्स लिखी। तो मैट्रिक्स का जब भी मैं ऑर्डर लिखता हूं तो उस ऑर्डर में सबसे पहले मैं रो लिखूंगा और फिर क्या लिखूंगा, कॉलम लिखूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, रो, और फिर क्या लिखूंगा, कॉलम लिखूंगा। अब रो क्या होती है हमारे पास, भाई ध्यान देना, ये जो लाइन होती है इस वाली लाइन को हम रो बोलते हैं। ऐसे जो आप कॉपी में लिखते हो ना कि भाई डायरेक्टली आंसर्स लिखते आ रहे हो आप इस तरीके से, वो क्या कहलाती है, हमारी रो कहलाती है, ठीक है। तो ये हमारी रो 1 हो गई, ये नीचे वाली रो 2 हो गई। अब कॉलम क्या होता है सर जी, भाई साहब कॉलम ये वाली लाइन होती है, ये हमारी क्या होती है, कॉलम होती है, मतलब C1 C2 C3, ठीक है। तो रो और कॉलम समझ आया, ये हमारी रो होती है जो आप कॉपी में आंसर देते हुए आ रहे हो, जैसे जो लाइन खींचते हो ये हमारी रो होती है। कॉलम क्या होता है भाई साहब, ये हमारा कॉलम होता है। तो जब भी ऑर्डर की बात आए, जब भी किसकी बात आए, ऑर्डर की, तो ऑर्डर में सबसे पहले रो देखना है, फिर क्या देखना होता है आपको, कॉलम। तो अगर मैं पूछूं इसमें कितने रो है, आप बोलोगे 2 है, और कॉलम कितने, आप बोलोगे 3 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2/3 हो गया। जैसे सपोज करो एक और एग्जांपल देता हूं मैं, 1 2 3, मैं पूछूं इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, क्लियर। तो आप बोलोगे भैया इसमें एक ही रो है, ये पूरी की पूरी मेरी क्या हो गई, रो 1 हो गई, ठीक है। तो भाई आप पहले लिखते हो रो, पहले क्या लिखते हो आप, रो। तो रो कितनी थी, 1 थी। अब कॉलम पूछूं तो आप बोलोगे 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, मतलब 1/3, 1/3। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1/3 हो गया। उम्मीद करता हूं कि ऑर्डर वर्ड तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं। अब इसके बाद आपको अगली बार, अब अगला टॉपिक जानते हैं हमारे पास। अगला टॉपिक क्या होता है, मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स। क्या है हमारे पास, ठीक है, कि मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स, कि भाई साहब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये हमारा अगला टॉपिक है, ठीक है। क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी के बिहाफ पे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर। मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे कि देखो सपोज ये पहली मैट्रिक्स है, ठीक है, जहां पे 2 4 6 7, ये दूसरी मैट्रिक्स है, ठीक है, जहां पे आ जाता है 3 2 4 7 6 7, ये भी मान लेते हैं, दो मैट्रिक्स है। मल्टीप्लाई में सबसे पहले आप देखो कि इसका ऑर्डर क्या है। आप देखोगे इसका ऑर्डर दिख रहा है वो 2/2 है, क्योंकि दो ही रो है और दो ही क्या है हमारे पास, कॉलम है। दो ही रो है और दो ही क्या है, कॉलम। इसमें मैं बात करूं तो आप बोलोगे ये R1 हो गई, ये R2 हो गई, मतलब 2 रो और कॉलम 3 है, ठीक है। ध्यान देना मल्टीप्लाई को लेके, मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब इसका, ये हमारी रो होती है और ये हमारी क्या होती है, कॉलम। इसकी कॉलम इसकी रो से क्या कर रही हो, मैच कर रही हो, कि इसकी कॉलम इसकी रो से मैच कर रही हो, तभी मल्टीप्लाई क्या होता है, पॉसिबल होता है। अदरवाइज मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। बात समझ आई। पहली बात कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो उसकी रो इसकी कॉलम उसकी रो से क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। मैच होने के बाद अगर मैं पूछूं इसका आंसर किस ऑर्डर में आएगा, इसका आंसर किस ऑर्डर में आएगा, तो बचा क्या, इसकी क्या बची, आप बोलोगे इसकी बची क्या, हमारे पास रो बची। तो इसकी रो, फर्स्ट वाले की रो और लास्ट वाले की क्या होगी, कॉलम होगी। तो जैसे इसकी रो क्या बच गई 2 और उसकी कॉलम क्या बच गई, आप बोलोगे 3। तो इसका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, 2/3 में आएगा। क्योंकि इसके रिगार्डिंग, इस टॉपिक के रिगार्डिंग बहुत सारे एमसीक्यू पूछे गए हैं अलग अलग सेट में, अलग अलग बिहाफ पर। तो सबसे पहले आपको यही समझना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, कि मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स कैसे पॉसिबल होता है। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं, ठीक है, कि जैसे सपोज करते 2 1 3
6 7 8 -1 2 3। मैं पूछूं क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं, सबसे पहला क्वेश्चन आता है। आप बोलोगे भैया मल्टीप्लाई पॉसिबल है कैसे, मैं पूछूं इसका ऑर्डर क्या, आप बोलोगे एक ही रो है तो एक रो, और कॉलम कितनी, आप बोलोगे 3। मैं पूछूं भाई इसमें कितनी रो है, ये आप बोलोगे R1 R2 R3। तो ऑर्डर में सबसे पहले रो लिखते हैं, तो रो हो गई हमारी 3। मैं पूछूं कॉलम कितनी, आप बोलोगे 2 कॉलम है, 2 कॉलम। अब आप, मैं पूछूं क्या मल्टीप्लाई, आप बोलोगे डेफिनेटली भैया इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल है, क्योंकि इसकी कॉलम इसकी रो से क्या हो रही है, मैच हो रही है। मैं पूछूं डायरेक्टली आंसर किस में आ रहा है, तो आप बोलोगे इसका रो इनटू कॉलम हमारा आंसर होता है। तो आप बोलोगे इसकी रो 1 बची थी और इसकी कॉलम क्या बची थी, 2, तो इसका आंसर किस में होगा, 1/2 होगा। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपको क्लियर, सॉरी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस को लेके कि सीबीएसई कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है हमारा 2025 के अंदर। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि आपको ए मैट्रिक्स दे रखी, बी मैट्रिक्स दे रखी और सी मैट्रिक्स दे रखी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड, कौन सा हमारा आंसर हो सकता है। जरा अगर मैं पूछूं कि ए का मेरा ऑर्डर क्या निकल रहा है, आप बोलोगे भैया 3/3 का ऑर्डर निकल रहा है, वेरी गुड। मैं पूछूं बी का ऑर्डर क्या निकल रहा है, आप बोलोगे ये रो 1, ये रो 2, ये रो 3, मतलब कि रो जो हो गई वो 3 होगा और कॉलम 1 हो गया। मैं पूछूं भाई साहब इसका ऑर्डर क्या है, कह रहा है एक ही रो और कॉलम कितनी है, 3 है। पहले तो सबके ऑर्डर लिख लिए, अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ए इंटू बी, ये कह रहा है ओनली ए इंटू बी होना चाहिए, ए और बी मल्टीप्लाई होना चाहिए। देखिए क्या मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि ए बी मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है, मैंने बोला था मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जबकि इसकी कॉलम, जैसे इसकी जो कॉलम है, ठीक है 3/3 है और इसका क्या था हमारे पास 3/1। तो मैंने बोला था मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब इसकी कॉलम इसकी रो से क्या हो रही हो, मैच हो रही हो। तो आप बोलोगे डेफिनेटली मैच हो रही है, इसका मतलब मेरा ए बी आंसर राइट है। लेकिन उससे पहले ए सी भी तो चेक कर ले, क्योंकि भाई इसमें सारे ऑप्शन भी है। तो जरा ए सी भी देख लेते हैं, ए इंटू सी, ए इंटू क्या है सी, ए इंटू सी। मैं देखो ए का ऑर्डर क्या है, आप बोलोगे 3/3। मैं पूछूं बाबू सी का ऑप्शन क्या है, आप बोलोगे 1/3। क्या मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, आप बोलोगे नहीं हो रहा भैया, क्योंकि इसकी कॉलम इसकी रो से मैच नहीं खा रही, तो मतलब ए सी वाला ऑप्शन गलत है। तो मतलब मेरे को ये बात क्लियर हो गई कि मेरा बी गलत है, तो ए सी वाला इधर भी गलत होगा, डी भी गलत है। क्लियर। अब बात करते हैं हम बी ए। अब भाई बी अगर सही होता तो इधर काउंट नहीं होता, तो मतलब मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए फॉर अनारकली डिस्को चली। क्लियर। तो ऑप्शन क्या हमारा ए राइट है। क्लियर। तो भाई पहला क्वेश्चन आपके ऑर्डर के बिहाफ पे आता है, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। जरा और क्वेश्चन भी देखते हैं आ रहे हैं या नहीं आ रहे अलग अलग सेट के अंदर। जैसे कि देखो ये आ रखा है आपके पास, ठीक है, कि लेट है ना, अज्यूम करना है कि ए बी डैश। अब ए बी डैश, डैश का मतलब आपको पता होगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स, एनसीईआरटी तो आपने पढ़ रखी होगी भाई, तभी आप पीवाईक्यू की वीडियो देख रहे हो, ठीक है। बी का मतलब भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है। डिफाइन कर रखा है इफ द ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर आपको दे रखा है, ए का ऑर्डर, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है n इंटू एम। और डिफाइन का मतलब इधर यह है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल है। बी मैट्रिक्स का अभी ऑर्डर नहीं पता, मैंने नहीं लिखा जी, चलो कोई दिक्कत नहीं है। सेम कहानी यहां पर भी मेरे को नहीं पता था, नहीं लिखा। ए मैट्रिक्स का मुझे ऑर्डर पता था, ऑर्डर क्या था, आप बोलोगे n इंटू एम था। क्लियर। अब मैंने बोला कि डिफाइन है, डिफाइन का मतलब क्या हुआ, लॉजिकल सोचो। आप बोलोगे डिफाइन का मतलब ये हो गया भैया इसकी जो कॉलम है वो इसकी रो से मैच होनी चाहिए थी, मतलब मुझे m पता चल गया, मतलब मुझे बी डैश, क्योंकि ये बी डैश था, बी डैश मैट्रिक्स का क्या पता चल गया, आप बोलोगे बी डैश मैट्रिक्स का m पता चल गया। कोई दिक्कत। सेम कहानी यहां पर भी मैं बात करूं, m का मतलब ये क्या होगा, हमारी इसकी रो पता चल गई, क्योंकि इसकी कॉलम इसकी रो से मैच होनी चाहिए। सेम बात मैं इधर करूं तो भाई इसका मल्टीप्लाई इधर आना चाहिए था, तो मुझे इधर क्या पता चला कि भाई ये हमारी क्या थी, रो थी, तो इधर का क्या पता चला, आप बोलोगे कॉलम पता चल गया, क्योंकि इधर n है तो इधर भी क्या आएगा, n आएगा। तो मतलब बी डैश का मुझे कॉलम पता चला, क्या आ गया, इनटू में n आ गया। क्लियर। ठीक है जी। तो ये बी डैश मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या था हमारा, m इंटू एन था। मुझे क्या निकालना था, आप बोलोगे बी निकालना था। तो भाई आपको एक बेसिक बात पता होगी, एनसीईआरटी आपने कर रखी है कि भाई किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज का मैं दोबारा से ट्रांसपोज करता हूं तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। और ट्रांसपोज का मतलब क्या था, रो को कॉलम में बदल दो या कॉलम को रो में बदल दो। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज करने जा रहा हूं तो जो मेरी रो है वो कॉलम में बदल जाएगी और जो कॉलम है वो रो में। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं, आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगी। 2 4 6 7 8 9 मैं इसका ट्रांसपोज कर रहा हूं, तो आप बोलोगे इसका ट्रांसपोज करा तो आंसर आया 2 4 8 6 7 9।
ये आंसर आया। इसका ऑर्डर क्या था, आप बोलोगे 2/3। इसका आंसर क्या बना, 3/2। तो आप देखो जो इसकी कॉलम थी वो हमारी चेंज हो गई। तो वही चीज है, इधर मुझे बी मैट्रिक्स निकालनी है, तो बी का जो आंसर होगा वो चेंज हो जाएगा क्योंकि ट्रांसपोज दोबारा करना है। तो आंसर क्या होगा, आप बोलोगे n इंटू एम। अब n इंटू एम मेरा कौन सा ऑप्शन था, आप बोलोगे B4 बाहुबली। क्लियर। तो आपने देखा कि एक और क्वेश्चन हमारा ऑर्डर के बिहाफ पे ही आया हुआ है। ठीक है, अब जरा अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था हमारे पास, देखो दोबारा से अगला क्वेश्चन उठ कर आया ऑर्डर के बिहाफ पे ही कि भाई मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मैट्रिक्स आपने चैप्टर पढ़ा, पहला ही मैट्रिक्स का बेसिक होता है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जो कि आपको आता होगा। तो पहले हम देख लेते हैं मल्टीप्लाई पॉसिबल तो होगा ही क्योंकि एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब जैसे हम करें कैसे, आपको पता है कि भाई इसकी जो रो होती है रो 1, वो मल्टीप्लाई पहले किससे होगी, आप बोलोगे कॉलम 1 से। कॉलम 1 से रो 1 किससे मल्टीप्लाई होती है, कॉलम 1 से। तो मैंने क्या करा, 1 वाले को 1 से करा, ठीक है, x को इससे करा, कितना आ गया 2x। फिर मैंने 1 को किससे करा, इससे करा। क्लियर है बात। अब यही रो 1 किससे मल्टीप्लाई होगी, आप बोलोगे कॉलम 2 से। किससे मल्टीप्लाई होगी, कॉलम 2 से। अब कॉलम 2 से करने जा रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई होगी, कॉलम 2 से। तो 1 को 3 से करा, आप बोलोगे 3 आया। 1 को इससे करा, सॉरी x को इससे करा, मल्टीप्लाई तो उम्मीद करता हूं आपको आता ही होगा। क्लियर। सेम कहानी इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा कितना आ गया 2, फिर प्लस का x, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई किया हमारा 2 आ गया, ब्रैकेट बंद, और जो हमारा चल रहा था वो हमने चलने दिया, और इक्वल टू 0 था तो क्या लिख दिया हमने, 0। क्लियर है। अब देखते हैं हम आगे। आगे हमने देखा तो ये आ गया 2x प्लस का 16, हमने कैलकुलेशन करी, ये हो गया 5x प्लस का 6, फिर हमने कैलकुलेशन करी x प्लस का 4, 1 2x। अब आपको पता इधर भी दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं, ये पूरी की पूरी मेरी रो है, ये पूरी की पूरी क्या मेरी रो है, ठीक है, ये पूरी की पूरी मेरी रो है, ये पूरी की पूरी रो किससे मल्टीप्लाई होगी, कॉलम से। तो फर्स्ट वाला फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट वाला किससे मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट से, मतलब 2x प्लस 16 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। फिर यही हमारा किससे मल्टीप्लाई होगा, आप बोलोगे 2 से, और यही x प्लस 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, आप बोलोगे x से, और इक्वल टू क्या था, 0 था। क्लियर। अब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये 2x प्लस का 6, ये हो गया 5x, सॉरी प्लस का, मल्टीप्लाई किया 10x प्लस का 12, फिर मल्टीप्लाई किया तो ये x स्क्वायर प्लस का 4x, और इक्वल टू क्या हो गया, आप बोलोगे 0 हो गया। अब आप देखोगे कि x वाले में x जोड़ना, x स्क्वायर वाले में x स्क्वायर, तो x स्क्वायर अकेला था। x वाले हम देखे तो भाई ये हमारा था 10, ये था 4, 14, 14 और 2 कितना हो गया, आप बोलोगे 16x। अब मैं बात करूं नंबर्स को लेकर, तो आप नंबर्स को देखोगे तो नंबर्स के केस में मैं बात करूं, ठीक है, ये हमारा 16 था, ठीक है, तो 16 में मैंने ऐड करा 12, 16 में हम 12 है, 28 हमारा आ रहा है। अब आप देखोगे ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्या बन गई हमारी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, आप बोलोगे मिडिल टर्म। तो हमने अगली स्टेप में इसी क्वेश्चन के अंदर क्या लगा देंगे, आप बोलोगे मिडिल टर्म लगा देंगे। और मैंने मिडिल टर्म करा तो मिडिल टर्म के जो हमारे फैक्टर हो रहे हैं वो आपको दिख गए होंगे, क्या हमारे फैक्टर हैं। अब भाई इसको सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू आएगी एक -14 और एक x की वैल्यू आएगी -2। तो ये ऑर्डर के बिहाफ पे ये हमारा क्वेश्चन आ रखा था 2025 में 2 नंबर का। क्लियर, कितने नंबर का था, 2 नंबर का। तो उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर हाँ मल्टीप्लाई अगर नहीं आता आपको कि भैया मल्टीप्लाई में बहुत कंफ्यूजन होती है, तो कमेंट में बताना, मैं मल्टीप्लाई की एक वीडियो डाल दूंगा, 10 मिनट या 15 मिनट की रहेगी छोटी सी, जहां पे आपका बेस अच्छे से रेडी हो जाएगा। क्लियर, कि भाई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। क्लियर हुई बात। अब जरा चलते हैं हम आगे। अब दोबारा से देखिए ये अब हमारा इक्वल टू है। भाई इक्वल टू होने का मतलब क्या हो गया, आप बोलोगे भैया फर्स्ट वाले का कंपैरिजन फर्स्ट वाले से करेंगे, सेकंड वाले का कंपैरिजन सेकंड वाले से करेंगे, थर्ड वाले का कंपैरिजन थर्ड वाले से, फोर्थ वाले का कंपैरिजन फोर्थ वाले से, क्योंकि इक्वल टू मैट्रिक्स है। तो मैंने देखा कि भाई मेरी x की वैल्यू कहां से डायरेक्टली आ सकती है। जैसे मैं पहले वाले केस को लेकर चलूं, x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये पहली इक्वेशन बन गई। मैं दूसरे की जगह मैंने क्या करा, मैंने थर्ड वाले को देखा, 3x इक्वल टू क्या कर दिया, x प्लस 6। यहां से x की वैल्यू निकाल ली मैंने, प्लस का x इधर जाके, तो x कितना आ गया, आप बोलोगे x की वैल्यू 3 आ गई। अब x की वैल्यू 3 आ गई, इधर रखकर देखा मैंने, x की जगह मैंने क्या रखा, 3, तो आप बोलोगे भैया ठीक है, x की जगह आपने 3 रख दिया, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 6 आ गई। अब y की वैल्यू 6 आ गई, x के अलावा क्वेश्चन क्या कह रहा है, x माइनस वाई मतलब 3 माइनस 6, तो आंसर क्या आ गया, -3। तो एक एमसीक्यू ये आ रखा था, ठीक है, जो कि आंसर हो गया B4 बाहुबली।
ठीक है जी। अब जरा देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, सेम का क्वेश्चन इक्वल टू मैट्रिक्स को लेकर के इक्वल टू में, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट वाले का कंपैरिजन फर्स्ट से किया, मतलब मैंने लिखा 2x - 1 इक्वल टू x + 3, ठीक है जी। x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई जी, ठीक है। सेम बात मैंने देखा, या मैं बात करता इससे डायरेक्टली भी x की वैल्यू निकाल सकता था। अब y को लेकर चलते हैं, अब y की मैंने देखी कि y² - 1 इक्वल टू क्या है, 35, माइनस का उधर जाकर आप बोलोगे प्लस का हो जाएगा, मैंने प्लस कर दिया तो ये हो गया 36y², और इधर जाके क्या हो जाएगा, रूट। तो y की वैल्यू क्या आ गई, किसी भी नंबर का रूट करते, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, रूट करूंगा किसी भी नंबर का तो हमेशा प्लस और माइनस में आंसर आता है, किस में आता है, प्लस और माइनस में, तो इधर आंसर क्या आएगा, प्लस और माइनस। अब हमको क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है x - y, क्या पूछ रहा है, x - y, तो x - y का आंसर पूछ रहा है, तो मैं पहले ये बता दूंगा कि x की वैल्यू मेरे पास पहले केस में 4 थी और इधर y के केस में मैंने 6 ले ली। इसके बिहाफ पे देखते हैं, x की जगह 4, y की जगह 6 रखा तो आंसर क्या आ गया, -2 आ गया। दोबारा से x - y निकाल रहा हूं, तो मैंने क्या करा, x की जगह 4 ही था लेकिन y की जगह -6 था, तो मैंने रखकर देखा 4 और इधर -6, तो माइनस माइनस क्या हो गया, आप बोलोगे प्लस हो गया, तो आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। तो मेरा आंसर क्या हुआ, आप बोलोगे आंसर हुआ सर माइनस का 2 और प्लस का 10, मतलब दोबारा से B4 बाहुबली। क्लियर। अब जैसे एक और क्वेश्चन आ गया हमारे पास, वैल्यू किसकी निकालनी है, आप बोलोगे k की निकालनी है, a², तो हमने क्या करा, a मैट्रिक्स a² है, a² का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे a × a होता है, ठीक है, ये नहीं कि स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर दो, ठीक है जी। हमने सबसे पहले ये मैट्रिक्स लिखी क्योंकि स्क्वायर चाहिए था मेरे को। अब मैट्रिक्स में मुझे मल्टीप्लाई पता है, कैसे करते हैं, आप बोलोगे भैया इसकी जो रो 1 होती है वो कॉलम 1 से मल्टीप्लाई होती है, तो 2 को 2 से करा 4, 2 को 2 से करा -4, सेम कहानी, इस 2 को 2 से किया -4 और माइनस का 4 आ गया जी। फिर 2 को 2 से किया -4, इसको इससे किया -4, इसको मल्टीप्लाई किया 4 और प्लस का 4, ये हमारा a² निकल गया 8 -8 और 8, ये क्या आ गया हमारा a²। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि a² बराबर क्या है, ka के है, कि a² की वैल्यू बराबर क्या है, ka है, तो मैंने a² की जो भी वैल्यू थी इधर उठाकर रख दी 8 -8, ठीक है, -8 और 8 रख दिया, इक्वल टू k था, k अपनी जगह आ गया, ठीक है जी। अब प्यारे बच्चों ये बताओ a क्या था, आप बोलोगे a ये था हमारे पास। अब इसको आप k को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप बोलोगे 2k माइनस का 2k, ठीक है, माइनस का 2k और ये 2k आ गया। अब मैं इधर देखूं तो इधर आ गया हमारा 8 -8 अब 8। अब भाई किसी से भी कंपैरिजन कर लो आपका आंसर आ जाएगा। आप देखोगे इसका कंपैरिजन इससे कर लूं, मतलब 2k बराबर 8, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 4, तो मेरा आंसर क्या हुआ, k की वैल्यू निकालने के लिए आंसर क्या होगा हमारा, 4 होगा। तो दूसरा 2 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास ये था हमारे पास। क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन दोबारा से, ठीक है, वही मैट्रिक्स का ऑर्डर को लेकर बात चल रही है इधर, कि जो अभी पीछे हमने पहला क्वेश्चन किया था, रिकॉल कीजिए, वही क्वेश्चन है इधर हमारे पास, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है, आप देखोगे कि हमारे पास कितनी रो हैं, आप बोलोगे 2 रो हैं, कॉलम कितनी है बाबू, 3 है, तो मतलब ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो गया, ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो गया हमारे पास, ठीक है, ए मैट्रिक्स का जो मेरा ऑर्डर हुआ वो क्या हुआ, 2/3 हुआ। बी मैट्रिक्स के मैं ऑर्डर की बात करूं तो आप बोलोगे इधर बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितनी रो है, आप बोलोगे 1 2 3, 3 रो है, कॉलम कितनी है, आप बोलोगे 2 कॉलम है। अब इसने पूछा कि कौन सा, क्या ओनली ए इंटू बी होगा, अगर मैं ए इंटू बी करूं, क्या करूं, ए इंटू बी, पहले ऑप्शन के हिसाब से, मतलब मैं चेक करने जा रहा हूं ए इंटू बी, तो आप देखोगे हाँ यस ये मल्टीप्लाई पॉसिबल हो रहा है क्योंकि इसकी कॉलम इसकी रो से मैच हो रही है, मतलब ए ऑप्शन राइट है। अब चेक करते हैं बी वाला भी, कि भाई साहब बी वाला ऑप्शन क्या कहता है, बी वाला ऑप्शन कहता है बी इंटू ए, तो आपने देखा बी का ऑर्डर क्या था, आप बोलोगे 3 इंटू 2, ए का ऑर्डर क्या था, ए का ऑर्डर था 2 इंटू 3, तो आपने देखा 2 से 2 मैच हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर भी मल्टीप्लाई पॉसिबल और फाइनल आंसर 3/3 में। तो आप क्या समझे कि ए भी आंसर राइट है, बी भी आंसर राइट है, तो क्या आंसर बोलूंगा, ए और बी बोथ आर द डिफाइंड, मतलब दोनों ही हमारे मल्टीप्लाई पॉसिबल है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो मल्टीप्लाई की चीजों को लेकर कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो रहा होगा। जैसे एक और क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है 4 दोस्त है जिसका नाम है अबे, ठीक है, एक है अबे, एक है बिना, एक है शाह और एक है दिवेश। वेयर आस्क्ड टू सिंप्लीफाई, आपको उसने बोला कि इसको सिंप्लीफाई करो, 4ab + 3 ब्रैकेट ab + ba
ठीक है, -4 BA को सिंप्लीफाई करना है। और जहां पे बताया और B दोनों मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर 2/2 का है, और इसको जाना जाता है कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है और इसका इनवर्स उसके B के बराबर भी नहीं है। फिर बताया कि इन चारों दोस्तों ने अपना अलग अलग आंसर निकाला, तो देखो किसका आंसर राइट है। तो हमने भी निकाल कर देखा, हम भी इनकी गेम में कूद पड़े कि भाई साहब किसका आंसर राइट है। चेक करते हैं, मल्टीप्लाई किया हमने, इधर भी मल्टीप्लाई किया हमने, और -4 BA। आप देखोगे ये दोनों मैट्रिक्स तो बिल्कुल सेम है, अलग अलग नहीं है, तो सेम हो गए, तो 7 AB हो गया। मैं इधर देखूं तो माइनस हो रहा है तो माइनस कर दिया। तो मैं देखूं किसका ऑप्शन राइट है। अबे बिल्कुल रॉन्ग है, बीना। आप बोलोगे भैया बीना का ऑप्शन मैच कर रहा है आपसे बिल्कुल, तो आंसर हमारा किसका राइट होगा। आप बोलोगे बीना का राइट हो गया, B4 बीना हो गई हमारी। ठीक है, क्लियर। तो ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चंस हमारे मैट्रिक्स के एग्जाम में क्या है पूछे जा रहे हैं। ये नहीं कोई बहुत भारी भरकम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप देखना वीडियो एंड तक आपको आइडिया हो जाएगा कि मैट्रिक्स चैप्टर की किस लेवल पे हमको प्रैक्टिस करनी है। क्लियर, ठीक है। अब जैसे कि ए बी सी दे रखा है, 3 मैट्रिक्स से डिफाइन करना, ए इंटू बी इंटू सी। देखो जो मैंने शुरुआत में आपको बेस रेडी करा ऑर्डर को लेकर, उसी ऑर्डर को लेकर यहाँ पे क्वेश्चंस आ रखे हैं। ठीक है, जैसे कि इसने ए दे रखा है। अब भाई आपने सबसे पहले ए बी सी चाहिए, तो ए को मैंने मल्टीप्लाई करा बी से। किससे करा, ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं। अब होगा क्या, आपको पता है इसकी जो रो है वो किससे मल्टीप्लाई होगी। आप बोलोगे पहले कॉलम से। जो रो 1 होती है वो पहले कॉलम 1 से मल्टीप्लाई होगी। फर्स्ट वाला फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, 2 आ गया। सेकंड वाला सेकंड से मल्टीप्लाई होगा, 1 को 0 से किया, 0 आ गया। अब यही रो 1 किससे मल्टीप्लाई होगी। आप बोलोगे कॉलम 2 से। तो रो 1 हो रही है तो रो 1 में ही लिखूंगा वैल्यू। तो हमने 1 को इससे करा, 0 आ गया। इसको इससे करा, माइनस का 3 आ गया। इसको इससे करा, 0 आ गया। सेम कहानी, इसको इससे करी, 1 आ गया। इसको इससे माइनस किया, ठीक है। सेम कहानी हमने इसको इससे किया, ठीक है, 1 आ गया। इसको इससे किया, माइनस का 4 आ गया। सेम कहानी 0 को 1 से किया, 0 आ गया। अब भाई ये तो हो गया ए बी, ठीक है, और सी भी तो चाहिए था मुझे। ठीक है, तो मैंने अभी जो मेरा आंसर आया वो किसका आया। आप बोलोगे ए बी का आया है। ए बी का क्या आंसर निकला, 3, ठीक है, -3 और माइनस का 3। ये हमारा आंसर आ गया ए बी। अब भाई आंसर चाहिए था इस भाई साहब को ए बी सी, तो मतलब ए बी सी। तो ए बी की तो आप वैल्यू निकाल चुके हो। आप बोलोगे हाँ ये रही भैया, तो हमने लिख दिया जी भैया जी। अब सी की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे सी की वैल्यू थी 2 3 4, यही थी। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट वाला फर्स्ट से, क्योंकि ये पूरी रो 1 है, ये किससे मल्टीप्लाई होगी, कॉलम 1 से। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करने बैठूं तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो आप बोलोगे इसको इससे करा, कितना आ गया, 6 आ गया। -3 को माइनस इससे करा तो माइनस का 9 आ गया। इसको इससे करा तो माइनस का 12 आ गया। ठीक है जी, क्लियर हुई बात। अब आप देखोगे कैलकुलेशन करके ये हमारा कितना हो गया, 3, और ये हमारा 12, और 3 और 12 कितने हो जाते हैं। आप बोलोगे 15 हो जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा माइनस का 15 आ गया। कोई दिक्कत, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन सारे मैट्रिक्स को लेकर हमारे पास। ठीक है, अब जरा आते हैं इस टॉपिक को समझने के लिए मैं आपको सिखाने वाला हूं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की, कैसे कैसे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होती है। क्लियर, तो अगला टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को लेकर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन जानने से पहले, ठीक है, अगला क्वेश्चन जानने से पहले हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। वैसे तो मुझे चैप्टर के शुरुआत में ही बता देना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, अब हम जान लेते हैं, क्योंकि अब तक हमारा ऑर्डर का खेल चल रहा था कि ऑर्डर के बिहाफ पे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब जानेंगे कि मैट्रिक्स के बिहाफ पे, कि अलग अलग कैटेगरी की जैसे मैट्रिक्स होते हैं उसके बिहाफ पे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं रो और कॉलम, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि रो मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, क्योंकि हमने ऑर्डर को जान चुके थे। ठीक है, फिर बात करें हम कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स भी क्लियर है, लेकिन अब बात आती है मेन इंपॉर्टेंट, कि सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स भी आपको नाम में क्लियर कट पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। भाई स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका रो और कॉलम आपस में क्या होता है, आप बोलोगे बराबर होता है। जिसकी रो और कॉलम आपस में क्या होती है, बराबर होती है, उसी को क्या बोलते हैं, आप बोलोगे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूं तो आप बोलोगे भैया ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि इसमें रो भी 2 है और कॉलम भी कितनी है, 2 है हमारे पास। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब बात आ जाती है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, कि भाई साहब ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। डायगोनल मैट्रिक्स, अब नाम में छुपा है, डायगोनल का मतलब जहां पे डायगोनल में एलिमेंट होंगे।
जहां पे कहां पे एलिमेंट होंगे, डायगोनल में। जैसे मैंने लिख दिया G2, ठीक है, 3 और 5 लिख दिया, 2 3 5 लिख दिया। वो भी अलग अलग एलिमेंट रहेंगे, ये चीज ध्यान रखना, अलग अलग एलिमेंट होंगे, ये एलिमेंट कभी भी सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। अलग अलग एलिमेंट है, उसी को क्या बोलेंगे हम, डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। अब बोलते हो कि भैया अगर सेम हो जाए, कि बाबू अगर सेम हो जाए, सेम का मतलब कि ऐसा कुछ हो जाए हमारे साथ कि हर जगह 2 2 आ जाए, तो मैं इसका क्या नाम बोलूंगा, तो मैं बोलूंगा बच्चों इसका नाम होता है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। क्या नाम होता है, स्केलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। बट इसमें एक्सक्लूडिंग करना है, मतलब हटाना है, इंक्लूड नहीं करना, किसको, 1 को, ठीक है। इसमें 1 वाला नहीं आता, ये चीज ध्यान रखना। 1 के अलावा 1 है ना, 3 4 6 7 8 9 11 12 कुछ भी आ जाए तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब बोलते हैं अगर 1 आ जाए तो क्या कहलाएगा बाबू, अगर 1 आ जाता है, क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, तो 1 को ही हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे हम। क्लियर है बात, इसको 1 को ही क्या बोलेंगे हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ठीक है। फिर स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। उसके बाद आपको दूसरी और नॉलेज जानना है, ठीक है। और नॉलेज में क्या जानना है कि एक आपको समझना है टॉपिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होती है, आप बोलोगे भैया सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है किसी भी मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज करता हूं तो वही मैट्रिक्स आ जाती है, उसी को क्या बोलते हैं हम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स का मैंने क्या करा, ट्रांसपोज करा, तो वही मैट्रिक्स आ गई, तो वो क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। उसके बाद आपको जानना होगा इधर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप बोलोगे अगर किसी का ट्रांसपोज करते हैं तो वो उसके माइनस के बराबर आता है, किसके बराबर आता है, माइनस के बराबर आता है, तो वो हमारी कहलाती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। तो जो मैंने अभी इंट्रो दिया, इसी के इंट्रो के बिहाफ पे जानेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे गए हैं 2025 के अंदर। जरा देखते हैं कि जैसे ये मैट्रिक्स है, वो कहता है कि डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल नहीं होगा क्योंकि मैंने बताया डायगोनल में नंबर होने चाहिए था, तो डायगोनल का ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया। फिर कहता है सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक और एक स्केलर, ठीक है। मैं बात करूं स्केलर को लेकर, तो स्केलर के लिए भी मैंने बताया कि स्केलर में सारे नंबर सेम होने चाहिए, डायगोनल में तो ये भी गलत हो गया। तो अब ऑप्शन क्या बचा, बी या सी। तो जरा देखते हैं, हमारे पास ये मैट्रिक्स थी 0 1 -2 -1 0 -7 2 7 0। मैंने बोला इसका ट्रांसपोज कर दो। अब भाई ट्रांसपोज का मतलब पता है कि जो मेरे एलिमेंट कॉलम में होते हैं उसको रो में लिख दो, किस में लिख दो, रो में लिख दिया मैंने। ट्रांसपोज इसी को ही बोलते हैं हम, ठीक है। ऐसे ये वाले एलिमेंट थे, इसको अगले में लिख दिया, और ये लास्ट वाले थे, ये हमने इधर लिख दिया। क्लियर है बात। अब चेक करो क्या ऊपर से कुछ मैचिंग हो रहा है, आप बोलोगे हाँ भैया हो तो रहा है, बट सिंबल की गड़बड़ है। तो हमने क्या करा कि इधर से सिंबल माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0, ये पॉजिटिव का 1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 1, ये आप बोलोगे 0, ये माइनस का 7, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब चेक करो क्या ये हमारे इसके जैसे बन रही है या नहीं बन रही, आप बोलोगे डेफिनेटली बन रही है। तो आप बोलोगे ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, आप बोलोगे -a। और ऐसे ही मैट्रिक्स को क्या डिक्लेयर करते हैं, आप बोलोगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाई साहब अगले में भी पूछ रहा है कि मैट्रिक्स दे रखी है किस टाइप की। अब मैंने बताया कि भाई स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, भाई जिसके डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, सेम हो। तो डायगोनल के एलिमेंट सारे के सारे अलग है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब भाई बात आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताया था जहां पे आइडेंटिटी का मतलब जहां 1 1 1 हो, तो आइडेंटिटी भी गलत है। अब बात आती है सिमेट्रिक या नल। अब मैं आपको नल मैट्रिक्स बताना भूल गया था, तो नल मैट्रिक्स के बारे में लिख लेना, ठीक है। इधर से एक और बात लिख लेना जिसको आप जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हो, जीरो
मैट्रिक्स भी बोलते हैं, मतलब जहां पे सारे एलिमेंट क्या हो हमारे जीरो जीरो हो, ठीक है, उसी को हम जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो भाई अब लॉजिकल बात है कि इतना दिमाग लग गया होगा कि अगर मेरे इस क्वेश्चन के अंदर 3 ऑप्शन गलत है तो मेरा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? आप बोलोगे सिमेट्रिक। आप बोलते भैया एक बार जरा दिखा भी दो सिमेट्रिक कैसे हो रही है, तो बाबू देखो एक बार देख भी लेते हैं कि ये सिमेट्रिक कैसे हो रही है। तो हम क्या करते हैं कि इसका ट्रांसपोज करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज में जो हमारी कॉलम होती है उसको रो में लिखिए, मैंने वो कॉलम को रो में लिख दिया। जो मेरी दूसरी कॉलम है उसको सेकंड रो में लिखा मैंने, सेकंड रो में लिखा मैंने। जो तीसरी कॉलम है उसको अलग से लिखा थर्ड कॉलम के अंदर, सॉरी रो में। आप देखिए क्या आपका ट्रांसपोज ए के जैसा आया नहीं? आप बोलोगे यस, तो इसलिए कौन सी मैट्रिक्स होगी? आप बोलोगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। क्लियर हुई बात? अब जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछता है ये कौन सी मैट्रिक्स है। अगर मैं बात करूं तो भाई देखो पहली बात आती है स्केलर। तो स्केलर के लिए मैंने क्या बताया था कि जिसके डायगोनल के एलिमेंट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो स्केलर का ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। फिर बात आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप बोलोगे भैया आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं जहां वन डायगोनल के एलिमेंट 1 1 1 1 होने चाहिए, तो आइडेंटिटी भी मैट्रिक्स गलत हो गई। तो बचा क्या? सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आप बोलोगे ट्रांसपोज करना पड़ता है। तो बाबू जल्दी से इसी क्वेश्चन का हम ट्रांसपोज करके देखते हैं क्या आ रहा है। ट्रांसपोज में ये जो हमारी कॉलम है इसको हमने लिख दिया रो में, ठीक है, फर्स्ट रो में। जो सेकंड कॉलम है, ठीक है, उसको लिख देते हैं हम सेकंड रो के अंदर, ठीक है, लिख दिया जी। और जो थर्ड कॉलम है उसको लिख देते हैं थर्ड रो के अंदर। आप देखिए क्या फर्क आ रहा है। आप बोलोगे डिट्टो कॉपी वही आ गई। तो अब देखो किसी भी ट्रांसपोज का अगर पॉजिटिव वाला दे रहा है तो आप क्या कहलाओगे? आप बोलोगे सिमेट्रिक होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? हमारा सी हो गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं इस चैप्टर को लेकर, ठीक है। अब देखो जरा अगला देखते हैं हम। कहता सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ए सेम ऑर्डर इज ऑलवेज क्या होगा? कह रहा है कि आपको सम करना है, प्लस करना है दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। अब भाई देखो पहली स्क्यू सिमेट्रिक्स मान लेते हैं ये थी। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब जिसका ट्रांसपोज करो माइनस ए आता है। दूसरा कहता है बाबू कि भाई इसका ट्रांसपोज करा ये आ गया। अब कहता है इन दोनों मैट्रिक्स को आप प्लस कीजिए। मैं अगर दोनों को प्लस करता हूं, एक बार दोनों को मैंने प्लस कर दिया जी। अब ये आ गया बाहर माइनस कॉमन। अब भाई ये आपने प्रॉपर्टी पढ़े होगे, अगर दोनों पे ट्रांसपोज लगा हुआ है तो मैं इसको डायरेक्टली भी ट्रांसपोज बोल सकता हूं या नहीं? आप बोलोगे यस। तो अब देखो अगर मैं इसको सी डिक्लेयर कर देता हूं तो ये भी सी हो गया। तो भाई उसका आंसर क्या आ रहा है? तो भाई जब दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आपस में प्लस भी किया जाता है तो उसका आंसर भी क्या निकलता है? आप बोलोगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही निकलता है। क्लियर? अब बात आ जाती है ऐसे हमारे पास, कहता है कि विच कैन बी बोथ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ऐसी कौन सी मैट्रिक्स होती है जो स्क्यू भी हो और क्या हो? हमारी स्क्यू भी हो और हमारे पास साथ साथ सिमेट्रिक भी हो। तो भाई एक इकलौती ऐसी ही मैट्रिक्स है जो कि हमारी क्या होती है? जीरो मैट्रिक्स होती है। जीरो मैट्रिक्स को ही मैं सिमेट्रिक भी बोलता हूं और जीरो मैट्रिक्स को ही मैं स्क्यू सिमेट्रिक बोलता हूं। क्लियर? डन? अब जरा ये दोबारा से आ गया कि भाई साहब ये ए जो है वो कौन सा हमारे पास है। तो उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, एमसीक्यू कैसे पूछे जा रहे हैं भाई, ठीक है। तो जरा देखते हैं हमारे पास कि ये हमारी मैट्रिक्स थी। हमारे पास ये मैट्रिक्स तो नहीं होगी क्योंकि जीरो मैट्रिक्स होती है, जीरो तो कहीं है नहीं, हटाइए। डायगोनल, डायगोनल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप बोलोगे डायगोनल के अंदर एलिमेंट नहीं है। तो ऑप्शन या तो सी हो सकता है या बी। तो हमने सबसे पहले इसका फुर्ती में क्या करा? ट्रांसपोज करा बाबू। ट्रांसपोज में हमारी जो रो होती है उसको कॉलम में बदल देते हैं हम, ठीक है। अगली बार लिखा हमने, फिर अगली बार लिखा। अब आप देखोगे कि भाई फर्क आ रहा है सिंबल का। किसका आ रहा है? सिंबल का। तो मैंने अगर माइनस कॉमन ले लूं तो जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव हो जाता है, जो नेगेटिव होता है वो आप बोलोगे पॉजिटिव हो जाता है। और अब ये देखिए ये किसके जैसा बन गया? आप बोलोगे दोबारा से उसी मैट्रिक्स का। तो ये क्या ऑप्शन होगा? आप बोलोगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। क्लियर है? ठीक है जी। जरा आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। दोबारा से वही क्वेश्चन आ रहा है कि भाई ये कौन सी मैट्रिक्स है। तो उम्मीद है कि घूम फिर के अलग अलग सेट के अंदर वही क्वेश्चन घूम रहे हैं हमारे पास। एक तो ऑर्डर का क्वेश्चन आ रहा है, दूसरा हमारे पास आ रहा है मल्टीप्लाई, और तीसरा आ रहा है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की कैसी कैसी हमारी मैट्रिक्स होती है। तो इसमें भी मैं बात करूं तो भाई इसमें डायगोनल में कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। डायगोनल भी नहीं होगा हमारे पास, स्केलर भी नहीं होगा। तो या तो स्क्यू होगी या ये होगी। इसका जरा ट्रांसपोज कर देते हैं हम। आपने बोला भैया इसका ट्रांसपोज करा, आपके पास ये आ गया। तो इसको देखते ही समझ गए होंगे ये क्या है? हमारे स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है क्योंकि माइनस कॉमन लेना है, ठीक है।
अब जैसे ये आ गया हमारे पास, अब ये मैं पूछूं कैसी मैट्रिक्स है हमारे पास, स्केलर है, स्क्वायर है, डायगोनल। देखो सबसे पहले स्केलर मैट्रिक्स, सॉरी स्क्यू के अंदर अगर मैं ट्रांसपोज करूं, इसका ट्रांसवर्स करूं, तो आप बोलोगे भाई पहली लाइन को देखते ही समझ आ गया स्क्यू तो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे -5 है, यहाँ पे ये है, तो स्क्यू तो गलत हो गया। बात करते हैं स्केलर, आप बोलोगे भैया स्केलर नहीं है क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तो स्केलर भी नहीं है। आप बोलोगे डायगोनल भी नहीं है क्योंकि इसके भी हमारे पास नहीं है, हमारे पास ठीक है अलग अलग एलिमेंट, तो बचा क्या, आप बोलोगे स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या इस मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट कर लेना, ये बड़ा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हो रही है हमारे पास, कि ऐसे क्वेश्चंस आपको भर भर के दिखेंगे आपके पास, ठीक है। क्लियर। तो जरा ये देखते हैं हमारे पास कि जैसे ये बोला है कि ए मैट्रिक्स है और वो कैसी मैट्रिक्स है, वो बोलता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बाबू। कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक। अब आपको पता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, कि उसका ट्रांसपोज उसके ए के बराबर होता है। मुझे ए पता था, क्या था वो आपने ये लिख दिया, ठीक है। अब मुझे इसका क्या चाहिए था, ट्रांसपोज। अब मैं इस साइड क्या लिखूंगा, इसका ट्रांसपोज लिखूंगा। ट्रांसपोज का मतलब क्या हो गया, जो रो होती है उसको कॉलम में बदल देते हैं, या कॉलम को रो में, मैंने बदल दिया, कॉलम को रो में बदल दिया जी, ठीक है। क्लियर। अब वो कहता है एक्स वाई की वैल्यू निकालो, तो भाई फर्स्ट वाले का कंपैरिजन फर्स्ट वाले से, सेकंड वाले का कंपैरिजन सेकंड वाले से, तो मैंने इसका कंपैरिजन करा तो 6x बराबर 12 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 आ गई। क्लियर। सेम बात अगर मैं बात करूं तो थर्ड वाले का कंपैरिजन कर लो, या ठीक है कि 8x इक्वल टू क्या था, 4y था। मैंने क्या देखा, x की वैल्यू क्या थी, 2 थी, 4y, मैंने 4 से इसको काटा कितने पर, 2 पे, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं। अब वो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है 2x प्लस वाई कीजिए, मतलब 2x, x की जगह क्या रखना, आप बोलोगे 2, और y की जगह क्या रखना, आप बोलोगे 4, तो 4 प्लस 4 कितना हो गया, आप बोलोगे 8, तो आंसर क्या हो गया, D फॉर डायन। क्लियर। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं जी। जरा देखते हैं और आगे क्वेश्चंस। अब ये भी आगे, ये भी हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बड़ा फेमस क्वेश्चन होता है ये हमारे पास, जरा जानते हैं कैसे होगा हमारे पास। कहता है ए और बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के अंदर, जहां पे इस भाई साहब ने दे रखा है मुझे कि ए बी का खाली इसका ट्रांसपोज है और बी ए का ट्रांसपोज है। क्लियर। मैं क्या करता हूं, इसको सॉल्व करने बैठता हूं, मेरे को इधर मैंने ट्रांसपोज लगाया जरा, ठीक है। अब भाई ट्रांसपोज, यहां एक प्रॉपर्टी लग गई, इस पूरे को ए मान लेते हैं, इसको पूरे को बी, ठीक है। तो ये आप बोलोगे कि भैया इस प्रॉपर्टी को खोलते तो ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज आता है, पता है नहीं पता, आप बोलोगे डेफिनेटली। तो ये मैंने इधर ट्रांसपोज लगा के देखा, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है, ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज माइनस का बी ए ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज आ गया। क्लियर जी। अब यहां से आप देखो कि ये तो हमारा चल ही रहा है, ये तो मेरा चल ही रहा है, ए बी का ट्रांसपोज, ठीक है, माइनस बी ए, इस पूरे का ट्रांसपोज तो चल ही रहा है। मैं इसको खोलने के लिए एक प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, कौन सी प्रॉपर्टी, आप बोलोगे भैया एक प्रॉपर्टी हमको पता है कि अगर ए बी का ट्रांसपोज करते हैं तो बी वाला आगे आएगा और ए वाला हमारा पीछे हो जाता है। तो हमने इसको खोला तो बी का ट्रांसपोज, फिर ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज लगा दिया, और ए का ट्रांसपोज माइनस, ठीक है, ए का ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज आ गया और बी का ट्रांसपोज आ गया जी। क्लियर। अब भैया आप आगे देखिए, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते क्या आता है, आप बोलोगे वही मैट्रिक्स आ जाएगी, वीडियो के शुरुआत में बताया था, हमने कर दिया जी, माइनस, ठीक है, इसका करा तो ए और ये बी का ट्रांसपोज आ गया। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं। अब देखो इन दोनों की मिली जुली वो मिली जुली है या नहीं है, बस कुछ फर्क है, देखो क्या फर्क है। आप बोलोगे भैया इन दोनों में एक बात का फर्क था, किस बात का फर्क था, ध्यान दीजिए। आप बोलोगे भैया कुछ फर्क नहीं, बस माइनस कॉमन ले लो। तो अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हो, ठीक है, तो आप इस भाई साहब को अगर सी नाम देते हो तो ये भाई साहब भी सी नाम हो जाएंगे, ठीक है, सी का, ये भाई सब भी क्या हो जाएंगे, सी, और किस सी नाम दिया तो ये सी का हमारे पास इधर क्या चल रहा था, ट्रांसपोज चल रहा था ना, इसको सी नाम दिया, इसको क्या नाम दिया, सी। सी का ट्रांसपोज किसके बराबर आ रहा है, माइनस सी के बराबर आ रहा है, तो इस हिसाब से कौन सी मैट्रिक्स होगी, आप बोलोगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। क्लियर है बात। इधर चले जरा आगे, आप बोलते हो डेफिनेटली आगे बढ़ो क्योंकि बड़े मजे से क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। अब जैसे ये हमारे पास है मैट्रिक्स, कहता है इफ द डायगोनल, ए का मेरे को इसने डायगोनल दे रखा है,
ठीक है, 3 5 2 कह रहा है इज द स्केलर मैट्रिक्स, मैं इसको स्केलर मैट्रिक्स बोलूंगा। अरे भाई साहब आपको पता है स्केलर मैट्रिक्स क्या थी? आप बोलोगे स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स थी भैया जिसके डायगोनल के एलिमेंट हमेशा सेम हुआ करते थे, अलग अलग नहीं हुआ करते थे। तो इसका मतलब मेरा असेंशियल तो हो गया क्या? गलत। अब इसने नीचे क्या बोला? इफ अ डायगोनल मैट्रिक्स हैज अ नॉन जीरो एलिमेंट इक्वल। नॉन जीरो एलिमेंट मतलब कि नॉन जीरो का मतलब इधर 1 2 3 कुछ होंगे, ये सारे क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। लिखा इक्वल, तो इट नोन एज द स्केलर मैट्रिक्स। डेफिनेटली, कि डेफिनेशन तो बिल्कुल सही बोली है कि डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट जो नॉन जीरो होते हैं, नॉन जीरो जो होते हैं वो क्या होते हैं? अगर मेरे इक्वल है तो मैं इसको क्या बोलूंगा? आप बोलोगे स्केलर मैट्रिक्स बोलोगे। तो इसका मतलब मेरा असेंशन तो मेरा क्या हो गया? फॉल्स हो गया जी। लेकिन जो रीजन है, जो मेरा रीजन है वो क्या हो गया? आप बोलोगे ट्रू हो गया। तो अब देख लेना, असेंशन फॉल्स और रीजन ट्रू। ठीक है, अब जानते हैं अगला क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये मैट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आप एनसीईआरटी करोगे बच्चे इसके आंसर रट लेते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है इधर। ठीक है, क्वेश्चन कहता है टोटल नंबर ऑफ ए ऑर्डर, जहां पे ऑर्डर कितना था हमारा? 9 का था। मतलब एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जहां पे मेरे पे 3/3 का ऑर्डर है, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये 7 8 9, 9 बंदे हो गए, 9 के ऑर्डर थे। अब कहता है जहां पे मेरे को एंट्री करवानी, किसकी एंट्री करानी है? √2। मतलब वो कहना चाहता है कि क्या पता हर जगह ये सारी वैल्यू आ जाए, √2 करते करते, या हर जगह √3 आ जाए, या हो सकता है कि √2 कहीं √3 आ जाए। इस तरीके से करते करते टोटल कितने बंदे बनेंगे, टोटल कितने वो एलिमेंट आ सकते हैं। जैसे मैं बोलूं √2 को लेकर ही कितने बन जाएंगे? √2 तो आप बोलोगे भैया 9 हो जाएंगे। मैं पूछूं बाबू √3 को लेकर कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। 9 और 9 कितने हो गए? 18 हो गए। तो वो ऐसे ही पूछ रहा है कि इस मैट्रिक्स में अगर कहीं पे √2 की एंट्री हो रही है, कहीं √3 की एंट्री हो रही है, तो कितने हमारे पास टोटल एलिमेंट बन सकते हैं। तो आप इधर देखिए कि मेरे पास कितने प्लेस थे? आप बोलोगे भैया जी हमारे पास थे 9 प्लेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हर जगह मुझे जो एंट्री करवानी है वो √2 या √3 की एंट्री करानी है। मतलब कितने बंदे हो गए? 2 बंदे हो गए। इधर भी 2 है, इधर भी 2, इधर भी 2, तो 2 2 2 2 2 2, तो कितनी बार 2 2 हो गए? 2 6 9 बार। तो आप बोलोगे क्या कर दो? 2 की पावर 9। और ये जो कॉन्सेप्ट आया है ये आपका परमुटेशन चैप्टर से आया है 11th क्लास के, कि यहाँ पे नंबर का क्या कर रहे हो? आप अरेंजमेंट कर रहे हो। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 2 की पावर 9। क्लियर? जैसे एक एग्जांपल से क्लियर कट करता हूं। सपोज करो मेरा ऑर्डर है 2/3 का। इसका ऑर्डर है 2/3 का, मुझे एंट्री करवानी है 1 2 3। तो कितने बंदे थे? आप बोलोगे 3 बंदे थे, तो 3 आ गया। और कितनी जगह एंट्री करानी थी? आप बोलोगे 2 × 3 मतलब 6 जगह, तो 3 की पावर क्या कर देंगे हम? 6 कर देंगे। क्लियर है बात? सेम कहानी यहाँ पे भी करा। यहाँ कितने लोग थे? आप बोलोगे 2 लोग थे। कितनी जगह एंट्री करानी थी? आप बोलोगे 9 जगह एंट्री करानी थी, तो इसकी 9 कर दिया, तो इसका आंसर आ गया 512। तो आंसर क्या होगा? 512। क्लियर? ये मैंने डायरेक्ट बताया कि 2 बंदे थे, कितनी जगह एंट्री करानी थी? 9 जगह, तो इधर मैंने पावर कर दिया। ये मेरा बिल्कुल डिटेल में कॉन्सेप्ट था परमुटेशन के हिसाब से। क्लियर? ठीक है जी। अब जरा चलते हम आगे। अब मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया। अब बच्चे पता है इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? भाई निकालने बैठेंगे। ए क्यूब है ना, ए इंटू ए करा, ठीक है भाई साहब, ए क्यूब है तो पहले वो करेंगे ए इंटू ए, ठीक है, ये ए स्क्वायर आ गया, मतलब ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए फिर क्या करेंगे? ए इंटू ए करेंगे। अरे भाई साहब इतना लंबा नहीं करना क्वेश्चन। करना क्या है जानिए कि भाई साहब आपने क्वेश्चन की शक्ल देखी, ठीक है, इस शक्ल के अंदर आपके पास 5 कॉमन आ रहा था, आपने 5 कॉमन ले लिया, ठीक है जी। ये क्या बन गया? आप बोलोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। यस या नो? ये हो गया 5i हो गया। अब भाई मुझे क्यूब चाहिए था तो मैंने इधर क्यूब करा, और ठीक है, तो 5 का क्यूब 125। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 10 बार मल्टीप्लाई करो, हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, तो आइडेंटिटी का क्यूब क्या होगा? आइडेंटिटी होगा। तो आप इधर देखोगे a का क्यूब कर देते हैं हम। a का वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या होगा? आप बोलोगे B4 बाहुबली आंसर है हमारा। क्लियर हुई बात इधर? तो ये नहीं कि ये वाला पैटर्न फॉलो कर रहे हो, देख लो भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है, तो आइडेंटिटी में यहाँ पे क्यूब की बात कर रहा है, तो दोनों
साइड क्यूब करा, पर जब क्यूब करा तो 5 का क्यूब 125 होता था। आइडेंटिटी का क्यूब करो, i का क्यूब करो, पावर 4 करो, 5 करो, आना तो मेरे पास क्या है, i आना है, तो मैंने डायरेक्ट i लिख दिया इधर। क्लियर, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है हमारे पास, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, कहता है कि इफ ए और बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए ऑर्डर m सच दैट ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्लियर, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमने क्या करा, पहले इसको सॉल्व करने बैठे। भाई मैट्रिक्स में पता ही, आइडेंटिटी मत लगा देना, मैट्रिक्स में बेसिक मल्टीप्लाई होता है। ये फर्स्ट वाला इस पूरे से होगा, ए को ए से करेंगे, फिर ए ही किससे मल्टीप्लाई होगा, बी से, और बी ही किससे मल्टीप्लाई होगा, ए से, और माइनस का बी डॉट बी। अब ए को ए से करते हैं तो आपको पता, ए को ए से करा ए स्क्वायर आ गया, ये ए बी आ गया, माइनस का ये बी ए आ गया, और बी को बी से करा तो आप बोलोगे बी का स्क्वायर आ गया। मुझे बगल में आंसर क्या चाहिए था, आपको चाहिए था बगल में आंसर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इन दोनों का पत्ता जो है वो कट हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए क्वेश्चन से। अब भाई साहब हटेगा कैसे, जब ये दोनों की वैल्यू सेम रहेगी या नहीं रहेगी, आप बोलोगे सेम रहेगी तभी तो हटेगा। मतलब आप बोलना चाहते हो कि अगर क्वेश्चन में ए बी का मल्टीप्लाई बी ए के बराबर आ गया तो ये वैल्यू हट सकती है। तो वही चीज इधर है, इसने पूछा कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग रहे वो करेक्ट रहेगा, तो आप बोलोगे ए बी अगर बी ए के बराबर है, ये दोनों बराबर है तो ये कट हो जाएंगे, और ए स्क्वायर माइनस किसके बराबर आ जाएगा, बी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा, आप बोलोगे बी फॉर बाहुबली। ठीक है, क्लियर, क्योंकि अगर मैं बोलूं मैंने क्या करा, ए बी की जगह बी ए लिख दिया तो आपने देखा ये इससे कट हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा, जो कि इससे बिल्कुल मैच खा रहा है, तो ये बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। क्लियर। अब जरा हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले में भी देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं कि ए एंड बी आर द मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर, जहां पे दे रखा है ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी। तो अभी अभी जो मैंने पीछे करा था वही, इधर आइडेंटिटी मत लगा देना, पहली गलती बच्चा यही कर देता है। सिंपल मल्टीप्लाई होगा, ए मल्टीप्लाई होगा पहले ए से, फिर ए ही मल्टीप्लाई होगा बी से, और प्लस माइनस आप बोलोगे माइनस होता है, माइनस लगाया, फिर बी मल्टीप्लाई होगा ए से, और फिर बी मल्टीप्लाई होगा बी से। तो ए को ए से करते, ये तो पता ए स्क्वायर आ गया, ये आ गया ए बी आ गया, ये आ गया बी ए आ गया, और ये आ गया बी स्क्वायर। अब ढूंढ लो कौन सा ऑप्शन राइट है। आप बोलोगे भैया ए फॉर अनारकली हमारा ऑप्शन राइट हो गया। क्लियर, तो यहाँ आइडेंटिटी का गेम मत खेलना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है बड़ा मजेदार था, जहां एग्जाम में आया था तो बच्चे बड़े कंफ्यूजन हो गए थे। जरा देखते हैं कैसे करेंगे हम, ठीक है। जैसे कि इसने दे रखा है ए बी दे रखा है इज इक्वल टू ए है, और साथ के साथ इसने दे रखा है बी ए इज इक्वल टू बी। अब पूछता क्या ऑप्शन होगा, ये बातें दे रखी है। मैंने क्या करा कि दोनों साइड, ठीक है, दोनों साइड है ना, ये क्वेश्चन था, मैंने दोनों साइड, इस साइड भी मल्टीप्लाई कर दिया ए से, इस साइड भी मल्टीप्लाई कर दिया किससे, ए से कर दिया जी। आप बोलोगे ठीक है जी, ये ए आ गया। अब मुझे पता ए को ए से करा, ए स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब ये बताइए कि ये मुझे क्या देगा, बी ए किसके बराबर था, आप बोलोगे बी के बराबर था, बी के बराबर आ गया। और ए बी किसके बराबर था, आप बोलोगे ए के बराबर था। तो मतलब जहां भी ए स्क्वायर था वहां मैं क्या रखूंगा, आप बोलोगे ए रखोगे। क्लियर। सेम कहानी यहां पर भी देखो, ये बी ए था, ये मेरे पास बी था, मैंने क्या करा इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया बी से, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया बी से, ये बी अपनी जगह आ गया। मैं पूछूं ये पूरा क्या देगा, ए बी क्या देता है, आप बोलोगे ए देता है, ठीक है, ये बी स्क्वायर हो गया। फिर मैं पूछूं बी ए क्या देगा, आप बोलोगे बी देगा, तो ये क्या हो गया बी स्क्वायर। तो जहां भी बी स्क्वायर होगा वहां क्या रखूंगा, मैं बी रखूंगा। क्वेश्चन में चाहिए क्या था, क्वेश्चन में चाहिए था ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, आंसर क्या है, तो ए के स्क्वायर की जगह ए और बी के स्क्वायर की जगह बी है, तो आंसर क्या हुआ ए प्लस बी। तो आप आंसर क्या बोलोगे, ए फॉर एप्पल बोलोगे। क्लियर। अब जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन कहता है मैट्रिक्स निकालो, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा हमारे पास। अब देखो ये दोबारा से वीडियो के जो शुरुआत में कॉन्सेप्ट कराया था ना भाई, वही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ रिपीट होने वाला है। जरा देखते हैं कि जरा सा ध्यान देते हैं। मुझे ए मैट्रिक्स नहीं पता कि ए मैट्रिक्स का क्या मैं ऑर्डर रखूं। अब देखो भाई इधर मेरा मैट्रिक्स क्या थी, इधर आप बोलोगे कितनी रो थी, 3 रो थी, और कॉलम क्या थी 1 थी, मतलब फाइनल आंसर 3/1 में आना चाहिए। इधर मेरा ऑर्डर क्या है, कितनी रो है, आप बोलोगे 3 रो है, कितनी रो है 3 रो।
अब इधर ध्यान देना, मैट्रिक्स मेरे को ए मल्टीप्लाई में क्या था, ए। अब ए मैट्रिक्स का मेरे को ऑर्डर सोचना है। अब देखो भाई यहाँ पे ध्यान दो प्लीज, ठीक है, कि इसका ऑर्डर है 3/2 का ऑर्डर है। क्या ऑर्डर है, 3/2 का, 2 कॉलम थे। अब भाई मैं यहाँ मल्टीप्लाई तभी होगा जो इसकी रो इसकी कॉलम से मैच हो, मतलब 2 आ जाए, यहाँ पर क्या आ जाए 2। अब देखो ये मल्टीप्लाई हो गया, मेरे को ये तो पता चल गया जो मैट्रिक्स है वो 2 की बनेगी। पहले मैट्रिक्स बनाना सीखना है। यहाँ जो हमारी कॉलम है वो उसकी रो से मैच होनी चाहिए, तो ये हमारी यहाँ 2 है तो यहाँ भी मैंने 2 लिख दिया। अब मेरा फाइनल आंसर इधर इधर किस में था, आप बोलोगे इधर फाइनल आंसर था 3/1 में, तो इधर भी क्या आंसर आना चाहिए, आप बोलोगे फाइनल आंसर मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 3/1 में। मतलब कि पहले वाले की जो रो है लास्ट इस वाले की कॉलम से मैच होनी चाहिए, तो मतलब इसकी कॉलम कितनी हो गई, आप बोलोगे 1। तो मतलब मेरा जो ए मैट्रिक्स बनेगा, ए मैट्रिक्स जो मैं एज्यूम करूंगा वो 2/1, मतलब मेरी 2 रो होंगी, सॉरी 2 क्या होंगी, रो और कॉलम क्या होंगी, एक। मतलब मेरी ए मैट्रिक्स होगी 2 रो और 1 कॉलम। आप देखो ये मेरी रो 1 हो गई और ये मेरी रो 2 हो गई, तो 2 रो और 1 कॉलम हुई नहीं हुई, आप बोलोगे डेफिनेटली हुई हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या समझा कि जो मेरी ए मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, ए इंटू बी में होगी। किस में होगी, ए इंटू बी होगी हमारे पास। तो देखो ये थोड़ा अजीब सा लगा होगा, एक और बार जरा समझा देता हूँ कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि क्या कहना चाह रहा था मैं आपको। कि भाई देखो इसने बोला कि आपको मैंने एक मैट्रिक्स दे रखी थी, ठीक है, ये मेरी मैट्रिक्स दे रखी थी 3 -1 0 1 2 -3, और मल्टीप्लाई में क्या था, ए मैट्रिक्स थी, और ये क्या था 2 -5 -17। इसने बोला ए मैट्रिक्स ढूंढो, तो भाई मैट्रिक्स ढूंढनी है, ठीक है, ना कि मेरे को वैल्यू ढूंढनी है। अब मुझे ए मैट्रिक्स ढूंढने के लिए ए का ऑर्डर पता होना चाहिए। मैंने देखा इसका ऑर्डर क्या बन रहा है, आप बोलोगे भैया इसके अंदर 3 रो थी और 2 कॉलम थी, मतलब इसका ऑर्डर बन रहा था 3/2 का। तो मैं ए मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर बनाऊं, कंफ्यूजन में अटका हुआ था। मैंने इसका ऑर्डर देखा तो आपने देखा कि इसका ऑर्डर बन रहा है हमारे पास 3/1 में, 3/1 में ऑर्डर बन रहा है। तो एक बात समझ आई कि अगर मैं इसका ऑर्डर बनाने जा रहा हूं तो मुझे पता है मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल होता है जब इसकी कॉलम इसकी रो से मैच करती है। तो मतलब मुझे ये तो पता चल गया कि ये मेरी इसकी कॉलम इसकी रो से मैच कर गई। बिल्कुल मैंने अपनी मर्जी, अगर इधर 2 है तो इधर भी क्या होगा, 2 होगा डेफिनेटली। अब मुझे फाइनल आंसर मैट्रिक्स का किसमें चाहिए, आप बोलोगे फाइनल आंसर चाहिए 3/3 में, क्योंकि मुझे पता है कि फाइनल आंसर जो आएगा मेरा, जो मेरे पास बच जाता है, क्या बच गया था, इसकी रो बच गई थी, रो क्या थी 3, बिल्कुल मैच हो गई इसके 3 से, इक्वल टू का साइन है, तो इसका मतलब ये 3 इस 3 से मैच हो गया। तो इसका फाइनल आंसर ये यहाँ क्या आएगा, फिर आप बोलोगे 1 आएगा, क्योंकि तभी मैच होगा। तो इसका मतलब इसका जो फाइनल आंसर होता है, इसकी रो इसकी कॉलम से मैच होनी चाहिए, इसकी क्या होनी चाहिए, कॉलम से मैच होनी चाहिए। तो अब मुझे इसका रो पता चल गया, कॉलम क्या चलेगी, आप बोलोगे कॉलम क्या होगी, 1 होगी। तो इसका मतलब जो मेरी ए मैट्रिक्स बनेगी वो 2/1 में बनेगी। किस में बनेगी, 2/1 में। तो 2/1 का मतलब 2 रो और 1 कॉलम, तो जो मैंने ए और बी मान लिया। अब क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर सकते हो, और ये क्वेश्चन जो आया था एग्जाम में, ये आया था आपका 3 नंबर का क्वेश्चन। तो आपने ए मैट्रिक्स का ऑर्डर ए और बी इधर डिक्लेयर कर लिया। ये नहीं कि भाई एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन था जहां ABCD था, तो आप इस क्वेश्चन में भी ABCD ऑर्डर बनाने आने चाहिए आपको, ठीक है। 2 - 5 - 17, अब कर देते, आपको पता है इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3a माइनस का b हो गया, ठीक है जी। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 0 प्लस का b हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया 2a माइनस का 3b हो गया, और इक्वल टू का जो भी साइन था वो आपने इधर लिख दिया। अब आप कंपैरिजन कर लोगे और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। जैसे आप कंपैरिजन करोगे, मैंने क्या करा, फर्स्ट वाले का कंपैरिजन फर्स्ट से किया तो ये आ गया मेरी पहली इक्वेशन, बी वाले का कंपैरिजन इससे किया तो ये मेरी बी की वैल्यू आ गई -5। तो बी तो पता चल गया डायरेक्टली, तो जब बी पता चल गया तो बी की जगह मैंने रख दिया क्या, -5 रख दिया, ठीक है। तो ये हो गया 3a और हाँ इधर थोड़ा ध्यान, ठीक है, तो ये प्लस का 5 हो गया बराबर 2 हो गया, ठीक है। उधर जाके क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भैया जी ये माइनस हो जाएगा, माइनस करा तो 3a बराबर -3, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -1। तो जो हमारी a मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, है ना, a मैट्रिक्स की वैल्यू रखी, ये हमारी a मैट्रिक्स निकल कर आ गई।
तो उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट की मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे बनाना है, इसलिए शुरुआत में ही मैंने आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताई थी। क्लियर। जरा देखते हैं एक और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन भी कहता है कि ए और सी दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू, वो मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स निकालनी है जहां ए बी किसके इक्वल है, सी के। आप देखोगे ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितनी रो है, आप बोलोगे 3 रो है, और कॉलम कितनी है 1। ये मेरी हो गई ए मैट्रिक्स। बात कर रहा है बी से, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं पता, नहीं लिखा, इक्वल टू सी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, आप बोलोगे सी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3 का है। ठीक है, तो मैंने बताया ऑर्डर कैसे बनेगा भाई, इसकी कॉलम इसकी रो से क्या होनी चाहिए, आप बोलोगे मैच होनी चाहिए। तो मैचिंग में मैंने इधर क्या लिख दिया, आप बोलोगे 1। अब 1 लिख दिया तो मेरा फाइनल आंसर आप देखोगे इक्वल टू में किस में, आप बोलोगे 3/3 में है। तो इधर भी क्या आना चाहिए, 3/3 आना चाहिए। तो आप देखो कि इसकी तो रो पता थी मेरे को, अब मुझे इसकी कॉलम चाहिए थी, तो कॉलम की वैल्यू पता चली कितनी है 3, तो आप बोलोगे 3। क्लियर हुई बात। तो मतलब मेरी जो बी मैट्रिक्स होगी, जो मेरी बी मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर मुझे क्या रखना है, एक हमारी रो होनी चाहिए और कॉलम कितनी होनी चाहिए 3। तो इसका ऑर्डर बनेगा ए बी सी बनेगा। क्लियर। एक ही तो रो चाहिए थी, ये रो 1 हो गई, कॉलम कितनी चाहिए थी 3, तो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। बात समझ आई अब हमारे पास, आप बोलोगे डेफिनेटली। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये तो हमारा था बेसिक के भाई पहले कॉन्सेप्ट बनाना, ये नहीं कि कोई भी क्वेश्चन देगा बी मैट्रिक्स निकालने, एनसीईआरटी में पढ़ा था एबीसीडी तो एबीसीडी लिख दो। अरे भाई कॉन्सेप्ट इधर क्लियरिटी होनी चाहिए कि मैट्रिक्स का ऑर्डर बनता कैसे हमारे पास। ठीक है, तो आपने सबसे पहले इधर लिखा ए मैट्रिक्स, जो भी हमारी ए मैट्रिक्स थी 1 4 -2। फिर बी मैट्रिक्स लिखी, क्या थी हमारी ए बी सी। फिर जो भी इक्वल टू में दे रखा था वो आपने लिखा 3 4 2 12 16 8 -6 -8 -4। अब उठा के मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 को करा तो ये ए आया, ये ठीक है होगा, आप बोलोगे अगली बार अगली कॉलम से और ये सी, फिर अगली बार 4A 4B और 4C, फिर अगली बार 2A, ठीक है 2B और 2C, और बगल में जो चल रहा है वो चलने देते हैं हम। क्या चल रहा था, आप बोलोगे 3 4 2, ठीक है 12 16 8 -6 -8 -4। तो कंपैरिजन कर लो, तो A की वैल्यू आ गई 3, B की वैल्यू आ गई 4 और C की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 2। तो मेरी मैट्रिक्स निकल कर क्या आई, तो आप बोलोगे B मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आया, निकल के 3 4 2 आया। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा कि मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कैसे बनता है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं हमारे पास। ठीक है, कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। अब जैसे ये मैट्रिक्स है, क्या कहता है इधर ए आई जे, ठीक है आई जे मतलब आपको पता है अगर आई और जे होता है तो आपने कॉन्सेप्ट समझ रखा, आई का मतलब ये हमारी रो की बात कर रहा है, जे का मतलब ये मेरी कॉलम की बात कर रहा है। तो जहां पे ऑर्डर क्या है 3/3 का है। अब यहाँ पे 3/3 का ऑर्डर होने का मतलब क्या हो गया, आप बोलोगे 3/3 का मतलब मेरा ऑर्डर ये हो गया। ठीक है जी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपने पहली एक्सरसाइज में ही आपने पढ़ा होगा, ये हमारा 3/3 का क्या हो गया, ऑर्डर हो गया जी। ठीक है, अब इसने बोला कि यहाँ पे आई जे के बारे में डिफाइन कर रखा है कि आई जे कैसे डिफाइन कर रखा है कि ए आई जे की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, जे -2i। ठीक है, ये हमको दे रखा था। अब जैसे मेरे को लिखा है इसने पहला ऑप्शन देखे A12, ठीक है, तो ये मुझे पता है ये मेरा i है और ये मुझे पता है j है। मैंने रखकर देखा j की जगह 2 और i की जगह मैंने 1 रखा, तो आंसर क्या आ गया, मैंने देखा कि मेरा -1 आ गया। अब बताइए क्या इसकी वैल्यू रियलिटी में 0, वो क्या मेरे पास a जो 12 था, क्या ये स्टेटमेंट सही है, आप बोलोगे फॉल्स है। तो मतलब मेरा ऑप्शन ए तो बिल्कुल क्या हो गया, गलत हो गया। अब सेम कहानी कहता है कि सारे के सारे आई जे क्या 0 से छोटे हैं, सारे के सारे। मैंने देखा जरा तीसरा ऑप्शन उठाकर देखा सेकंड केस के लिए कि सारे के सारे आई जे की बात कर रहा है कि सारे के सारे आई जे क्या है वो 0 से छोटे होने चाहिए थे। मैंने लिखा 1 और 3 लिखा, जो कि फॉर्मेट कहता है j -2i। मैंने करा j की जगह क्या लिखा 3 और इसकी जगह i की जगह लिखा 1, तो कैलकुलेशन करके आ गया 1। ये तो मेरे गलत स्टेटमेंट हो गई, तो मतलब मेरा ऑप्शन बी भी क्या हो गया, आप बोलोगे गलत। मैं बात करूं सी ऑप्शन को लेकर, सी ऑप्शन में कहता है 1 3 प्लस का 3 1, इन दोनों का टोटल करो -6 आता है। जरा चेक करते 1 3, भाई 1 3 अगर मैं फॉर्मेट में रखूं तो मेरे को पहले तो 1 3 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगी, j -2i करके, j की जगह रखा 3
और आई की जगह रखा मैंने 1, तो ये आंसर कितना आ गया, आप बोलोगे 1 आ गया। फिर मैंने निकाला 3 1 की वैल्यू, 3 1 की वैल्यू के लिए भी फॉर्मूला पता है मुझे, क्या था, j - 2 i था, तो j की जगह क्या रखा 1 और इसकी जगह रखा मैंने 3, तो आंसर आ गया -5। अब कहता है इन दोनों को प्लस करके देखो भाई कि प्लस करके आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, तो मैंने दोनों को प्लस किया, ये 1 था, ये -5 -4 आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए था -6, तो ऑप्शन सी भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, आप डी होगा, चाहे आप करके देखना कि डी है या नहीं है। क्लियर। अब सेम बात आ जाती है इस क्वेश्चन को लेके, तो ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ये तो मेरा चैप्टर 4 का क्वेश्चन था, जो कि हम अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ये है मेरा चैप्टर 3 का क्वेश्चन। क्लियर, ठीक है। तो एक हमारा बड़े क्वेश्चन में ये आ गया था किसी सेट के अंदर कि भाई ऐसा क्वेश्चन जो है आपके पास एनसीईआरटी में भी था और मैट एग्जाम में भी ये पूछा गया है। तो जरा देखते हैं क्या कहता है। एक शॉपकीपर सेल करता है 50 केमिस्ट्री बुक, कि भाई केमिस्ट्री जो बुक है वो 50 सोल्ड करता है, फिजिक्स की जो बुक है वो 60 सोल्ड करता है, और जो मैथ्स की बुक है वो 35 सोल्ड करता है। कितने दिन के अंदर, इन द डे 1, तो मतलब ये डे 1 की कहानी हो गई। क्लियर। फिर कहता है सेल था 40 केमिस्ट्री, दोबारा से 40 केमिस्ट्री बुक बेचता है, 45 फिजिक्स की बुक बेचता है, 50 मैथ्स की बुक बेचता है ऑफ द डे 2, मतलब ये डे 2 हो गया हमारे पास। क्लियर है बात। इफ इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द इच बुक इज, अब इसका सेलिंग प्राइस दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है सेलिंग प्राइस दे रखा है, क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, आपने देखा सेलिंग प्राइस दे रखा है हमारे पास, ठीक है। केमिस्ट्री का दे रखा है 150, ठीक है, फिजिक्स का दे रखा है 175, मैथ्स का दे रखा है कितना 180 दे रखा है। क्लियर। अब फाइंड द टोटल, ठीक है, सेल्स इन द 2 डे ड्यूरिंग द मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड के अकॉर्डिंग बताना है टोटल उसने कितना सेल किया। अब देखो पहली चीज मैं मल्टीप्लाई की बात करूं, क्या मल्टीप्लाई अभी पॉसिबल है, क्योंकि भाई लॉजिकल बात है, अगर एक बुक मल्टीप्लाई पे क्यों गया, रीजन, एक बुक 10 रुपए की है, 2 बुक कितने की होगी, आप बोलोगे 20 रुपए की, 3 बुक 30 रुपए की, कैसे मल्टीप्लाई किया। तो वही चीज है, इन दोनों जो हमारे पास है इन दोनों का क्या कर रहे हैं हम पहले मल्टीप्लाई। तो अगर मैं मल्टीप्लाई की मैं बात करूं तो इसका रो कितनी है, आप बोलोगे इसमें 2 रो है और कॉलम 3 है, और इसकी मैं बात करूं तो इसमें एक ही रो है और कॉलम 3 है, तो क्या मल्टीप्लाई हुआ, आप बोलोगे नहीं। तो इसका मतलब ये वाला जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल क्या लिखा गया, आप बोलोगे गलत। तो मैं कैसे लिखूंगा, तो आप बोलोगे भैया आप लिखोगे इसको इस तरीके से कि जो भी मेरा सेलिंग प्राइस था ये 150 था, ये मेरा 175 था और ये 180 था। इन दोनों को, ये केमिस्ट्री थी, ये फिजिक्स थी और ये मेरी मैथ्स थी। अब आप चेक करो इसका ऑर्डर हो गया 3/1, मैचिंग भी हो गया और फाइनल आंसर भी आ गया 2/1 के अंदर। ठीक है, क्लियर। तो मतलब केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिजिक्स वाला फिजिक्स से, मैथमेटिक्स वाला मैथमेटिक्स से। तो हम सबसे पहले इसका क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई करा 50 को इससे करा तो आप बोलोगे 7500 आ गया प्लस। अब 600 को इससे करते हैं तो एक जीरो अपनी जगह आ गया। ठीक है, 6 पंजे 30 का हासिल 3, 42 और 45 का हासिल 4 और ये हो गया 10,000। ठीक है, प्लस फिर 35 को हमको मल्टीप्लाई करना है किससे, 180 से। ठीक है, 35 का मल्टीप्लाई करना है किससे, 180 से। तो 18 पंजे 90 का हासिल 9, 18 ते 54, 54 और 9 कितने हो गए आपके पास 63, और जीरो था तो क्या लगा दिया, एक जीरो, तो 6300 आ गया। ठीक है, सेम कहानी यहाँ पे भी बात करें तो 40 को इससे किया तो ये हो गया 2 जीरो थी, 2 जीरो लगा दी, प्लस का साइन। ठीक है, 45 को इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कि हमको मल्टीप्लाई करना है 175 को 45 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, बीस का हासिल 2, 30 का हासिल 3, 5 7 8 7 आ गया। ठीक है, 7875 आ जाएगा प्लस। ठीक है, क्लियर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते 9000, तो ये मुझे पता चल गया क्या आ गया मेरे पे, ये डे 1 का प्राइस आ गया और ये डे 2 का प्राइस आ गया। क्लियर। अब इसने मेरे को बोला था कि है ना कि टोटल निकालना है। टोटल का मतलब क्या हुआ, आप बोलोगे कि जो टोटल सेल्स निकालनी है, जो भी मेरा आंसर आया है इन दोनों को उठा के क्या कर दूंगा, आप बोलोगे प्लस कर दोगे। कि जो भी अगर मुझे टोटल सेल्स निकालनी है तो आप बोलोगे कि जो डे 1 की सेल है मेरे पास, ठीक है, और जो डे 2 की सेल है उन दोनों को उठा के प्लस कर दीजिए, ये मेरे पास निकल जाएगा। अब बात करते हैं आगे। अब उसने लिखा हुआ है आगे अगले पार्ट के लिए कि जो कॉस्ट प्राइस है बुक का वो कितना है 35,000। ठीक है, तो इसने अगले पार्ट के लिए मुझे कॉस्ट प्राइस भी दे रखा था। कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा था,
कॉस्ट प्राइस दे रखा था 35,000। अब इसने पूछा क्या था कि व्हाट द प्रॉफिट। अब भाई प्रॉफिट आपको पता होगा, प्रॉफिट कैसे निकलता है। आप बोलोगे भैया जो प्रॉफिट निकलेगा वो प्रॉफिट ऐसे निकलेगा कि सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस। तो जो भी सेलिंग प्राइस यहाँ पे आया था उसमें से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो, आपको क्या निकल जाएगा, आप बोलोगे प्रॉफिट निकल जाएगा। क्लियर। तो ये सारे जो क्वेश्चंस थे हमारे, ये सारे जो क्वेश्चंस थे वो हमारे मैट्रिक चैप्टर के 2025 वाले थे, जो अलग अलग सेट्स में आ रखे थे। अगली वीडियो में जो मैं आपको कवर कराने वाला हूं 2024 के क्वेश्चंस कवर कराने वाला हूं। तो अगर आपको प्लीज वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करना अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने एनसीईआरटी के रिविजन कर ली और पीवाईक्यू के लिए वो चैनल यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो साथ के साथ कमेंट भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय, सी यू।